हेलो एम्बिशियंस, कैसे हो यार तुम सभी लोग। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। 3 लेक्चर अपन ने निपटा दिया। 3 लेक्चर के अंदर अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है देख लिया है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस अपन ने देख लिए हैं, और अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल सीरीज। क्या पढ़ने वाले दोस्त? मैथमेटिकल सीरीज। मैथमेटिकल सीरीज के अंदर यार हमको 2 सीरीज पढ़नी है, दैट इज एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी सीरीज यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज अपन ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इसके साथ कुछ बहुत अच्छे सवाल लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और सीरीज वालों के। उसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन बोल लो, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन बोल लो, बाइनोमियल थ्योरम बोल लो, एक ही कहानी है, बस एक छोटी सी कहानी है, वो तुम लोगों को पढ़ाना है। और उसके बाद आज का क्लास रैप अप हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, इसके आगे के फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे। होपफुली विल स्टार्ट विद ग्राफ्स फर्स्ट, या फिर कैलकुलस पार्ट, या फिर हो सकता है कि एक्सपोनेंट पावर और लॉगरिदम ले लें। वो देखेंगे कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या लेंगे, वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। यू नो योर ब्रदर इज या अच्छा ये बात है कि कुछ लोगों को लगता है कि भैया बहुत ज़्यादा बेसिक पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ क्या बेसिक चीज़ें होंगी। नहीं, तुम लोगों के लिए कुछ सवाल है, ठीक है। इस सवाल को लेकर के तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए है ना टास्क दे रहा हूँ। इन सवालों को सॉल्व करो। ये 3 सवाल है तुम्हारे पास फिलहाल। ओहो सुन लो, ये 3 सवाल है फिलहाल। इसका सोल्यूशन मैं आखिरी में कराऊंगा, इस लेक्चर के आखिरी में कराऊंगा, यानी कि सीरीज पढ़ाने के बाद जब मैं इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ तब पढ़ाऊंगा, या फिर बाइनोमियल थ्योरम बताने के बाद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा उस समय मैं इन क्वेश्चंस को लूंगा। तो अगर तुमसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जा रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो ये लेक्चर स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर ये सवाल नहीं बन रहे तो बेटा पूरा लेक्चर ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। चाहे तुम फर्स्ट लेक्चर देख कर के आओ, चाहे सेकंड लेक्चर देख कर के आओ, चाहे थर्ड लेक्चर लेकर के आओ, और फिर 4th लेक्चर पे कंटिन्यूएशन करो। अगर तुम बीच में स्किप कर करके पढ़ोगे तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तुम्हारे पास तो उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ में आया? ये तो वैसे भी आसान की श्रेणी में आते हैं, मैं तुमको और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा, सो डोंट वरी। ये हमारे पास है, इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर ये हो गया हो तो हम इसको मिटा देते हैं और अब शुरू करते हैं हमारी कहानी आज की भैया की जुबानी, जिसका नाम है मैथमेटिकल सीरीज। मैथमेटिकल सीरीज। भैया ये मैथमेटिकल सीरीज शब्द का मतलब क्या होता है? पहले तो मुझे ये समझना है कि ये सीरीज शब्द का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर किसी को लग रहा होगा कि भैया हम लोग सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं क्या, नहीं बेटा, आगे जाएंगे फोरियर सीरीज है ना, उसके जैसे बहुत सारे सीरीज़ हम लोग को पढ़ने हैं। तो उन जैसे सीरीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए पहले इन जैसे सीरीज़ को समझना पड़ेगा। जो छोटे मोटे सीरीज़ हैं उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे जाके टेलर सीरीज़ आता है, फोरियर सीरीज़ आता है, इतने सारे सीरीज़ आते हैं। हर तरीके में सीरीज़ का मतलब क्या होता है मैं ये जानना चाहता हूँ। ये सीरीज़ का मतलब क्या होता है? बचपन में तुम लोगों ने हाँ कभी ओलंपियाड दिया होगा या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया होगा जिसके अंदर कुछ इस तरीके से लिखा रहता है 1, 2, 4, 6, 8, ... बताइए कि यहाँ पर 37th टर्म कौन सा होगा? पूछ देता 37th टर्म कौन सा होगा। या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन देखा होगा 1/4, 1/8, 1/16, 1/ कुछ भी बोला, nth टर्म में बताइए कितना आएगा। या फिर बोल देगा कि फर्स्ट n नंबर्स या फिर फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, कितने भी दे सकता है भाई, 10, 20, 30 नेचुरल नंबर्स को ऐड करके बताओ, सम करके बताओ कितना होगा। कभी ऐसा क्वेश्चन देखा है क्या जीवन में? अब भैया हम तो पेपर ही नहीं देते थे, हाँ हम कहाँ से सीखेंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, जिन लोगों ने ओलंपियाड दिया होगा या फिर इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे कभी ना कभी किसी तरह के कंपटीशन एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं कि बताओ अगर इतना सारा है तो इन सबको ऐड करके कितना आंसर आएगा। आता है कि नहीं आता है? हाँ भाई आता तो है। यानी कि इतने सारे क्वेश्चन को, इतने सारे नंबर्स को भैया अगर हम लोग ऐड करने बैठ गए तो पहले 2 + 4 + 2 + 5 ऐसे सब करते करते तो हमारी जीवन निकल जाएगा। बात सही है, जीवन निकल जाएगा। तो ऐसे इसको सवाल को सॉल्व कैसे किया जाए? तो हम लोगों ने बोला कि यार मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। अपन ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। अरे और उसके ऑब्जर्व करने के बाद अपन ने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, एक जनरल फॉर्मूला बना लिया जिसकी मदद से इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन ने बोला कि देखो हर चीज में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर तो ज़रूर होगा। कोई ना कोई सीरीज अगर फॉलो कर रहा है, मतलब कोई ना कोई नंबर इस तरीके से लिखे गए हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई तो लॉजिक ज़रूर होगा। हमें बस उस लॉजिक तक पहुँचना है और उसके बाद अपन को उसको सॉल्व कर देना है, डिपेंडिंग ऑन कि ये लॉजिक है क्या।
डिपेंडिंग ऑन ये लॉजिक है क्या, हम उस तरीके का सीरीज को लगा करके उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। बेसिकली सीरीज क्या होता है, कुछ कंटिन्यूएशन वैल्यूज होंगी, कुछ कंटिन्यूएशन वैल्यूज होंगी। कंटिन्यूएशन वैल्यूज बोलने का मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे और वो आगे आगे आता जाएगा टिल इन्फिनिटी, टिल इन्फिनिटी। अब हम उसमें सबका सम भी कर सकते हैं, सबका सम ही करते हैं जनरली हम लोग, सबका सम कर सकते हैं हम लोग, उसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस वाले टर्म का कौन सा वैल्यू होगा, इस तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये वाला हमारे लिए टॉपिक तो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट हो गया। भैया हमको इसके अंदर पढ़ना क्या है, सबसे पहले हमको पढ़ना है इसके अंदर एपी आंध्र प्रदेश, और दूसरा हमको पढ़ना है जीपी यादव वाला जीपी। ठीक है, तो अब हम लोग इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है भैया, सबसे पहले हमको इसके अंदर पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। भैया क्या इसके अलावा और भी है, बहुत सारे हैं बेटा, बहुत सारे हैं। अभी हमको सिर्फ 2 ही पढ़ना है फिलहाल के लिए, बेसिक मैथमेटिक्स के लिए हमको सिर्फ 2 ही पढ़ना है। इन 2 सीरीज़ की मदद से हम लोग फिजिक्स के अच्छे अच्छे सवाल उड़ा देंगे, अच्छे अच्छे सवाल उड़ा देंगे। बस ये 2 सीरीज़ हमको फिलहाल करना है। तो पहले अपन शुरुआत करते हैं यार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। किससे शुरू करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, फिर आएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर। तो होपफुली तुम लोग का ऐसा है ना नोट्स बन रहा होगा, और भाई नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा है तो उस चीज़ को अच्छे तरीके से यूज़ करें, नो पायरेसी। ठीक है, ये नहीं कि उस नोट्स को पकड़ के किसी को बेचना चालू कर दिया, ऐसे काम मत करना बेटा। फोकट में दे रहे हैं, फोकट में ही बेचिए। भाई भेजना है किसी को भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि शेयर नहीं करना है, शेयर करो, जिसके साथ मन कर रहा उसके साथ शेयर करो, लेकिन प्लीज़ 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 ऐसा मत करना कि उसमें नाम वाम एडिट कर दिया, अपना बना दिया उस नोट्स को और उसको बेचना चालू कर दिया। क्योंकि ऐसा मेरे को रिपोर्ट मिला है कि बहुत सारे लोग ऐसा कांड करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा प्लीज़ मत करिएगा। धन्यवाद, इतना ही बोलना चाहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एपी से। एपी से बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। भैया ये तो कहीं पढ़ेला लगता है। हाँ, 10वीं में क्या पढ़ के आए हो? 10वीं में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर था, एपी, उसके ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर भैया हम लोगों ने ये देखा था कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म से पहले मैं इसमें तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग सबसे पहले क्या निकालना चाहेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सबसे पहले क्या निकालना चाहेंगे, हम कैसे बताएंगे कि कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ये है हमारा सवाल। तो बहुत सारे लोगों का जवाब आ गया होगा। हमको इसकी कंडीशन ये है, कंडीशन फॉर एपी कि हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। भैया ये कॉमन डिफरेंस बोले तो अगर मैं यहाँ पे कुछ सीरीज लिख रहा हूँ, उसमें से 1-2 जन के नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वही आगे आने वाले 2 जन के नंबर का बीच डिफरेंस होना चाहिए, वही उसके आगे आने वाले 2 नंबर का डिफरेंस होना चाहिए। इस तरीके से मुझे सिर्फ कॉमन डिफरेंस देखने को मिलना चाहिए, सिर्फ कॉमन डिफरेंस देखने को मिलना चाहिए। भैया पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10 एंड डॉट सो ऑन। भैया इस सीरीज में अगर मैं चाहूँ कि मुझे कॉमन डी निकालना है तो एक काम करो, ये 2 नंबर को पकड़ो, ठीक है, 4 - 2 करो, आंसर क्या आएगा 2। भैया इन दोनों नंबर को पकड़ लो, मैं बोल रहा हूँ 8 - 6 करो, आंसर क्या आएगा 2। भैया एक काम करो, ये वाले 2 नंबर को पकड़ो, और याद रखना बेटा नंबर हमेशा कॉन्जिक्यूटिव पकड़ता है, ऐसा नहीं कि ये वाला नंबर को पकड़ के ये वाले नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन टू कंजिक्यूटिव का मतलब जो एक के बाद एक आता है, कंजिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। ये इसके बगल वाला कंजिक्यूटिव नंबर, इसके बगल वाला कंजिक्यूटिव नंबर, उसके बगल वाला कंजिक्यूटिव नंबर। कंजिक्यूटिव मतलब पड़ोसी, ठीक है। भैया अगर इनके बीच में निकालेंगे तो ऐसा आएगा, 10 - 8 कर लोगे तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा। यानी कि यहाँ पे डी कैसा है, अगर मैं कॉमन डिफरेंस को डी से दिखा रहा हूँ, याद रखना कॉमन डिफरेंस को डी से दिखा रहा हूँ, तो डी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और कॉमन है सबके बीच में, हाँ या ना, कांस्टेंट है या फिर कॉमन है। अगर ऐसा चीज देखने को मिले तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस सीरीज इज एन एपी, दिस सीरीज इज एन एपी।
इसके ऊपर यार हमारे पास क्लास 10th का जो अगर तुम लोगों ने चैप्टर देखा होगा, चैप्टर 5 रहता है, यस मुझे याद नहीं है ढंग से, तो चैप्टर 5 वाला जो भी होगा या फिर जो भी चैप्टर होगा उसका पहले एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ यही टास्क दे रखा है कि कौन सा वाला सीरीज एपी है और कौन सा वाला सीरीज एपी नहीं है। उसमें सिंपल सा काम ये करना होता है कि हमको 2 नंबर के बीच में डिफरेंस चेक करना होता है। अगर वो कॉमन निकल के आया इसका मतलब भैया वो क्या है, एपी है। अगर वो कॉमन निकल के नहीं आ पा रहा इसका मतलब वो कोई और सीरीज है, इसका मतलब वो कोई और सीरीज है। यहाँ तक क्लियर है क्या? पहले बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम बोल रहे हैं कि भैया ये जो नंबर लिखा है इसी के लिए एक जनरलाइज्ड फॉर्म बनाते हैं, एक जनरलाइज्ड फॉर्म बनाते हैं। हम हर बार पहचानना चाहते हैं तो एक जनरलाइज्ड फॉर्म बनाते हैं जिसके बाद हम लोग फॉर्मूला क्रिएट कर सकें, ठीक है, फॉर्मूला क्रिएट कर सके। तो भैया जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगा? हमने बोला पहले टर्म का नाम देते हैं ए, पहले टर्म का नाम देते हैं ए, उसके बाद हम बोलते हैं ए प्लस डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस को बेटा ऐड करते जा, ठीक है। जो भी मेरा कॉमन डिफरेंस है मैं उसको ऐड करता जाओ। पहला टर्म मेरा 2 था, उसमें कॉमन डिफरेंस क्या भैया 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है, तो उस 2 को ऐड कर दे तो आंसर क्या बना भैया 4 बना। बात तो सही है। फिर तीसरे वाले में आएंगे तब क्या करना भैया, ए लेंगे लेकिन 2 टाइम्स लेंगे डी को, ए लेंगे और 2 टाइम्स ले लेंगे डी को। हाँ सही बात है। अगर ऐसा करता हूँ तो भैया 2 + 4 आ जाएगा 6, यस। उसके बाद देंगे तो भैया a + 3d ले लो एंड सो ऑन लेते चलिए, सो ऑन लेते चलिए। अच्छा अब मैं इसका आखिरी टर्म क्या लिखूं? मतलब कोई nth टर्म बताना है ना मुझे nth का मतलब क्या होता है भैया, मुझे कोई भी नंबर का टर्म दे दो, 40 50 60 70 80, उसका अगर मुझे यहाँ पे टर्म लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? ठीक, ये छोटी सी चीज़ हटा रहा हूँ मैं, उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ इस तरीके से, एपी है। ठीक भैया, मुझे यहाँ पे लिखना होगा तो मैं इसमें क्या लिखूँ? तो देख यहाँ पे लिखेगा a प्लस, देखना ध्यान देना, अगर ये भैया सेकेंड टर्म है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा इधर देख n जो है दैट इज माई नंबर ऑफ टर्म, ये मेरा सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म में जब मैं d रखा हूँ तो उसमें मल्टीप्लाई क्या कर रहा हूँ भैया 1, यानी कि मैं यहाँ पे n-1 और d लिखूंगा। हाँ या ना, बोल बेटे, n-1 भैया जो भी टर्म लेने वाले हो उसमें से एक घटा करके d मल्टीप्लाई कर दो, आपका an वाला टर्म बन जाएगा। दिस इज माई जनरल फॉर्म। अब इस जनरल फॉर्म में क्या क्या चीज़ें क्या क्या है मैं फटाफट लिख देता हूँ। ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए को क्या बोलते हैं दोस्त? फर्स्ट टर्म। डी को क्या बोलते हैं भैया? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बात है। उसके बाद भैया n लिखा है यहाँ पे, n का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म। कौन से नंबर का टर्म पूछना चाह रहे हो भाई साहब, ये बता दो। तो जल्दी से बताओ कि यहाँ तक का क्लियर है कि नहीं क्लियर है कहानी? यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि भैया ये जनरल फॉर्म है, और इसी के साथ मैंने तुमको ये भी सिखा दिया कि भैया nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो भैया मुझे अगर an निकालना होगा, nth निकालना होगा कि nth टर्म कौन सा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भैया मेरा अगर ये चल रहा है सीरीज, मैं बोल रहा हूँ 64th टर्म का क्या वैल्यू होगा, तो उसके लिए मैं क्या फॉर्मूला बनाऊंगा? ठीक है, मैं लिख देता हूँ, टू फाइंड वैल्यू ऑफ nth टर्म। मैं जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ डेरिवेटिव किस लिए होगा भैया, मैं किसी भी nth टर्म के लिए अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तब उसकी वैल्यू क्या होगी। मैं उसको nth करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको a1 बोल रहा हूँ, a2 बोल रहा हूँ, a3 बोल रहा हूँ, a4 बोल रहा हूँ, यानी कि ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है। टर्म तो समझता होगा भाई साहब। अब nth क्या होगा भैया? nth का फॉर्मूला अभी आपने लिख दिया है वहाँ पे, a + n-1 और यहाँ पे सॉरी है ना, a + n-1 और यहाँ पर d। ये है मेरा nth का फॉर्मूला। इसकी मदद से मैं कोई भी नंबर का टर्म निकाल सकता हूँ। बस मुझे पता होना चाहिए कि सीरीज में d क्या है। भैया ये तो आसान सा लग रहा है। अगर भैया आसानी है ना, ये पूरा एक चैप्टर खटाखट पर निपटा देंगे तुम्हारा। 10th में जितना बड़ा चैप्टर पढ़े हो ना तुम, ये बस अभी एक आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, आधे घंटे से भी कम में। अभी सवाल भी लगाएंगे। अगर ये लिख लिए हो तो अब हम बात करना चाहेंगे कि भैया अगर मुझे सम ऑफ nth टर्म निकालने बोल दी, यानी कि पहले टर्म प्लस में दूसरा टर्म प्लस में तीसरा टर्म प्लस में चौथा टर्म प्लस में पांचवा टर्म प्लस में छठवां टर्म, इस तरीके से nth टर्म तक मुझे ऐड करना पड़े। देख
मैं तुझे अभी निकाल करके बता सकता हूँ कि इसका फॉर्मूला कैसे आया, लेकिन तेरे किसी काम का नहीं है बेटा। करेगा क्या, फॉर्मूला कैसे आया उसको जान करके करेगा क्या। और अगर जानना ही है, तुम्हारे अंदर से इच्छा प्रकट हो रही है, तो मैं जिस दिन मैथ्स का लेक्चर लूंगा डेफिनेटली उस समय बताऊंगा। मैथ्स के लेक्चर में हम जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे तब मैं तुमको डेफिनेटली वहां पे बता दूंगा, ठीक है। तो भैया मुझे अब जानना है सम ऑफ nth टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ nth टर्म्स क्या होगा। तो मैं बोल रहा हूँ बेटा इसकी जगह लिख लेते हैं एस nth लिख देते हैं। अब एस nth का वैल्यू कैसे निकालूं, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, इस तरीके से सारे टर्म को जब मैं ऐड करूंगा तब मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखूंगा तो यहाँ पे लिखिएगा फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d, ये है तेरा फॉर्मूला। n/2 2a प्लस में n-1d, ये हो गया तुम्हारे पास एक फॉर्मूला, ये हो गया बेटे एक फॉर्मूला। इसके अलावा एक और फॉर्मूला मैं तुमको यहीं पे बता देता हूँ, और यहाँ पे हम करेंगे n/2 a प्लस l, या फिर लास्ट टर्म। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं सीधा लास्ट टर्म लिख रहा हूँ, n/2 प्लस में a प्लस लास्ट टर्म। ये है हमारे एपी की कहानी, भैया की जुबानी एक ही पेज में खत्म कर डाली। बस इतना ही है, एपी इतना ही है भाई साहब, इससे ज़्यादा क्या ही सीखोगे। पर हमको 3 फॉर्मूले बताना चाहिए। ए nth कैसे निकालना है, दूसरा एस nth कैसे निकालना है, तीसरा एस nth का दूसरा तरीका का फॉर्मूला। बस ये 2 चीज़ पता है मुझे, और अब मैं सवाल लगाने के लिए रेडी हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अब भैया बहुत लोग तो देखते ही यही समझ गए होंगे, ये भैया नेचुरल नंबर्स क्या होता है, हमको तो याद नहीं। हाँ देखो नेचुरल नंबर 0 को छोड़ करके जो भी नंबर आता है नेचुरल नंबर के अंदर आता है, उसके ऊपर जाना है, ठीक है, नीचे नहीं जाना है। 0 के आगे वाले जितने भी नंबर है 1 से लेकर के पूरा इन्फिनिटी तक, दे विल कम अंडर नेचुरल नंबर्स। ओके भैया ओके। तो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होंगी, ओके। तो पहले अपन नेचुरल नंबर्स लिखना चालू करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल n नंबर्स। मुझे n नेचुरल नंबर निकालना है, तो मैं n तक चलता जाऊंगा। अब ये कहाँ तक जाएगा n मुझे नहीं पता, पर मुझे इसका बोल रहा है कि सम निकालना है, एस nth। तो एस nth में अभी पढ़ा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। अगर इसको सॉल्व किया जाए, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, इसको सॉल्व किया जाए तो ये बनेगा n/2 प्लस में n, हाँ वही सही तो है, n/2 प्लस में n। जब इसमें कॉमन निकालोगे तो ये जाएगा n, और ये बन जाएगा n प्लस में 2n। तो इसको सही से लिख देते हैं, 2n प्लस में एक सेकेंड, इसको ऐसा बेटर लिखो, ये फॉर्मेट ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर तुम इसको इस तरीके से लिखना चाहो, अगर तुम चाहो, तुम्हारी मर्जी है भाई, इस तरीके से लिखना भी चाहो कि n प्लस n²/2, ये भी सही है भाई, ये भी सही है। ऑब्वियस सी बात है, n को मल्टीप्लाई कर दो या n कॉमन लेकर के बाहर निकाल दो। मैंने क्या पहले ये वाला टर्म निकाल रहा था, ठीक है, ये टर्म निकाल रहा था, उसके बाद फिर मैंने ये वाला सोचा कि तुम लोग के लिए ज़्यादा आसान रहेगा। कभी भी अगर तुमको फॉर्मूला याद रखना होगा, ये वाला ज़्यादा बेटर फॉर्मूला, n प्लस है ना 1 प्लस में n/2। चाहो तो ये भी रख लो, n प्लस में n²/2। इस तरीके से तुम आंसर निकाल सकते हो। बस भैया ये तो बहुत आसान सा था, आप थोड़ा डिफिकल्ट वाला दो, और डिफिकल्ट आगे आएगा, डिफिकल्ट हमारे पास। पहले यहाँ पे एक और बेसिक सा सवाल, भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन AP इफ a, क्या बोल रहा भाई, ओ a इज 10, d इज 5 और an की वैल्यू है 95। फाइंड आउट कीजिए n क्या है, ठीक है। हमेशा सॉल्यूशन लिखने से पहले गिवन लिखा करो, ताकि तुम लोग को सॉल्व करने में आसानी जाए। भैया an का फॉर्मूला मुझे पता है a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक। मुझे a की वैल्यू पता है, यहाँ पर कितनी है भाई 10, प्लस में n की वैल्यू मुझे निकालनी है -1, d की वैल्यू मुझे पता है 5, और यहाँ पे मुझे an की वैल्यू पता है 95। अब मैं काम करता हूँ, इसको सॉल्व करना चालू करता हूँ। तो ये 10 इधर आ जाएगा क्या, ओ इतना तो पता होगा, ये इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इतना तो पता होगा। ये बनेगा n-1 इंटू में 5, हाँ भैया इतना तो मुझे पता है। उसके बाद ये बन जाएगा दोस्त 85 इक्वल्स n-1 में 5,
और ये 5 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये भी पता होगा तुमको। अरे पता है कि ना पता है? हाँ भैया पता है, चिल्ला कहाँ रहे हो। 85/5। अब जरा से जल्दी से बता दो कि इसे सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। जल्दी से बता दो कि इसे सॉल्व कर कर क्या आंसर आएगा। बहुत लोगों को ये डिवाइड करना आता होगा होपफुली। भैया हमको तो पता है, बचपन में जब हम पढ़ रहे थे स्कूलों में तो हमको ये डिवाइड वर्ड सिखाया था, हम दिमाग में गया नहीं। हम क्या कर रहे थे, पीछे बैठ कर टिफिन ठूस रहे थे। हम वहाँ पहले देखे, हम पूरा फोकस किए, लेकिन फोकस करने के बाद भी हमको कुछ समझ नहीं आया तो हम बोले छोड़िए, मटर पनीर पे फोकस करते हैं, है कि नहीं? सही बात है। इसी कारण से तुम्हारी गणित भी वही हो गई। बहुत लोगों को ये डिवाइड नहीं करना था, तो दोस्त पहले मैं बता देता हूँ कि जब भी इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे 5 रखना है, यहाँ पे 85 रखना है। अगर नहीं पता तो नीचे वाला टर्म बाहर और अंदर वाला टर्म अंदर आ जाता है। अगर ये नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं। दूसरा ये रहता है कि भाई इसको कटम काट खेल लो। ओ कटम काट खेलना आता है कि नहीं खेलना आता? भैया ये गया, पहले इसमें लोग ये बन जा, ठीक है बन जा, बचेगा 335। ओहो हम भी भूल गए मैच। लो जी आंसर आ गया। तो n की वैल्यू क्या आई? n की वैल्यू क्या आई? 18। n की वैल्यू क्या आई? 18। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। 18। अब इस तरीके के और सवाल उठा लेते हैं, कुछ इस तरीके के कुछ और सवाल उठा लेते हैं। भैया ये पहला सवाल उड़ा दिया जाए, दूसरा सवाल उड़ा दिया जाए। भैया हमने तो कॉपी नहीं किया था, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कर लो। हैं वीडियो है भाई, लाइव क्लास थोड़ी ना है। कभी भी पॉज कर सकते हो, कभी भी रिज्यूम कर सकते हो, कभी भी स्पीड बढ़ा सकते हो, कभी भी बंद कर सकते हो। सब चीज़ तो तुम्हारे हाथों में है। चलिए अब जल्दी से हम तुम्हारे लिए अगला सवाल लिख देते हैं, वरना फिर बच्चे लोग वीडियो छोड़ करके भाग जाएंगे। उन्हें तो कुछ और बात करनी है किसी और से। भैया इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए। कोई बात नहीं। कहाँ गया भैया? ओ सवाल कहाँ गया? कितने गया मेरा सवाल? हाँ ये रहा। चलिए फाइंड 20th टर्म फॉर गिवन AP। क्या है गिवन AP? 3, 5, 7, 9 डट। इसमें क्या करना, मुझे 20th टर्म निकालना है। ओहो हो बहुत आसान। इतना आसान सवाल तो फिर बच्चा उड़ा देगा। ओह जल्दी उड़ाओ भैया। पहले फाइंड 20th टर्म। मुझे यहाँ पे 20th टर्म निकालना है। इसके लिए मुझे सबसे पहले बात A का पता होना चाहिए। A तो मुझे पता है। मुझे D का पता होना चाहिए, D नहीं पता। N का पता होना चाहिए, हाँ N तो पता है। 20th। तो अब मुझे बस फॉर्मूला लगाना है AN का। AN का फॉर्मूला लगाना है। भैया A की वैल्यू है 3 प्लस में ये वाला फॉर्मूला लगाना है। भैया यहाँ पे ये n तो मुझे पता है, ये d की वैल्यू कैसे निकालूं? एक काम कर, इन दोनों को पकड़ और d की वैल्यू निकाल दे सब्ट्रैक्ट करके। 5 माइनस में 3, भैया ये तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे मुझे d की वैल्यू 2 आती दिखाई दे रही है। कंफर्म करने के लिए 7 - 5 कर लो, अभी भी आंसर क्या आएगा? 7 - 5 करने के बाद भी आंसर क्या आएगा? ओह जल्दी बता, 7 - 5 करने के बाद भी आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोगों को इसके लिए भी एक जनरल फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो ले भाई, तू भी क्या याद रखेगा? ले कर ले, ठीक है। जिस भी टर्म को तुझे सब्ट्रैक्ट करना यही बनेगा ना जनरल फॉर्मूला, मुझे क्या पता। जिस भी टर्म को तुझे सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से जो भी टर्म को तू लेने वाला है उसमें से एक पीछे वाले टर्म को माइनस कर देना। जो भी टर्म तू लेने वाला है उसमें से एक पीछे वाले टर्म को माइनस कर देना। इस तरीके से एक फॉर्मूला तो क्रिएट कर सकता है चाहे तो। चल अब आ गया जल्दी, 3 + n सॉरी हाँ सही तो जा रहा, n माइनस में 1 इंटू में d, यानी कि 3 + 19 इंटू में 2। जल्दी से इसको सॉल्व करो। 19 इंटू में 2 कितना होता है भाई? ओहो 19 का टेबल बहुत मुश्किल है। प्लस में 3, आंसर आएगा तुम्हारा 41। ये लो जी, ये लो जी आंसर, आंसर आंसर आंसर, ये लो जी आंसर, जल्दी लो। हाँ भैया ये भी मुझे समझ में आ गया। इस तरीके से और भी सवाल है, तो अगर एक आध सवाल और कर लिया जाए तो इसमें हम लोग को क्या ही दिक्कत है। भैया ये वाला तो सवाल बहुत इजी उठा रहे हो, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट वाला लाओ। हम तो जेई मेंस की तैयारी करने आए हैं, ये छोटे मोटे सवाल करके हम क्या ही करेंगे। ओ थम जा, एक पी से उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे तो जीपी से आएंगे। और जीपी में मैं तेरे को तगड़े क्वेश्चन कराऊंगा। आयुर्वेद का नाम सुना है? आयुर्वेद भैया ये नाम क्या है? आयुर्वेद का नाम सुना था, आयुर्वेद क्या है? ओ सुन ले, आयुर्वेद इज अ बुक फॉर फिजिक्स।
ठीक है। जिस तरीके से HC वर्मा है उसी तरीके से आयरोडोप भी है। तो आयरोडोप का कुछ क्वेश्चन है वो मैं तेरे को कराऊंगा, HC वर्मा का कुछ क्वेश्चन है वो तेरे को कराऊंगा। GP सीरीज भाई बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें यूज़ करने के लिए आती है, GP सीरीज का अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है, तो GP सीरीज मैं तेरे को कराऊंगा। पर उससे पहले ये जरा हलवा हलवा चीज़ को उड़ा देते हैं, ठीक है। एक और सवाल है, जल्दी से उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे। ये ले, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल्स ऑफ 6। भैया ये मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं सॉरी 6 नहीं है 4 है, ठीक है कोई बात नहीं। 6 का भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो भाई, इस तरीके से कोई भी जीवन में कभी भाई तुम आराम से कर सकते हो। भैया ये क्या है सवाल, मुझे समझ नहीं आया। देख मैं बता दूँ तेरे को, मल्टीपल्स का मतलब होता है कि टेबल वाली चीज़ें। अच्छा, यानी कि 4 का टेबल मुझे 30 तक लिखना है और उन सबकी वैल्यूज को ऐड करनी है। तो पहले मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा 8, फिर मैंने लिखा 12, फिर मैंने लिखा 16 और उसके आगे का मुझे नहीं आता तो मैंने लिखा डॉट 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 डॉट। अब मुझे पहले बात तो ये नहीं पता कि मुझे 30th टर्म कौन सा होगा। कोई बात नहीं बेटा, ए तो पता है तुमको 4 है, डी भी पता है भैया, इन दोनों को माइनस करेंगे 4 आएगा। उसके बाद मुझे an निकालना है, उसके लिए nth टर्म का मुझे पता होना चाहिए था। भैया nth टर्म भी मुझे पता है 30 है, nth की वैल्यू क्या होता है 30 है, तो nth की वैल्यू क्या आएगी पहले तो मुझे ये निकाल देना चाहिए। फिर मैं nth निकालने के बाद सीधा सीधा ये भी कर सकता हूँ कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला कहानी, और चाहो तो उसके बिना भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास तो दो फॉर्मूले हैं, आज दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ मुन्ना। ओ मुन्ना आजा, दोनों तरीके से दिखाता हूँ भैया। मुझे तो पहली बात nth का फॉर्मूला पता है, तो पहले तो मैं लगाऊंगा n/2, उसके बाद मैं लगाऊंगा 2a प्लस में n-1 और मल्टीप्लाई में d। इसके लिए मुझे लास्ट टर्म का पता होने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एक बार में सोल्यूशन करेंगे। चलिए 30/2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस n-1 दैट इज योर 30 माइनस में 1 और d की वैल्यू है मेरी 4। इसको जरा सा सॉल्व कर दे मेरे यार, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 15, ठीक है। उसके बाद ये बन जाएगा तुम्हारा 8। अच्छा इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ यार, और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, खैर करे कि नहीं करे चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, क्या ही करना है, कोई बात नहीं। करना चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी नहीं करो, तुम्हारी मर्जी है, इट्स ओके। चलो 15 टाइम्स 8 प्लस में ब्रैकेट रख दो और 19 इंटू में 4। प्लीज़ इसको ज़रा सा सॉल्व कर लो यार, प्लीज़ इसको ज़रा सा सॉल्व कर लो और आंसर रख लो। ये कुछ हज़ारों में टर्म आएगा तो इतना मेहनत तो हमने कभी किया ही नहीं, तो प्लीज़ ज़रा इस नंबर को सॉल्व करके फाइनल आंसर रिपोर्ट कर देना और कमेंट सेक्शन में बता के चले जाना। फाइनल आंसर रिपोर्ट करके कमेंट सेक्शन में बता करके चले जाना, ठीक है। होपफुली तुम लोग देख रहे होगे, अगर यहाँ तक देखे हो तो ऑब्वियसली बात है कमेंट सेक्शन में तुमको कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका फाइनल आंसर कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बता के चले जाना, इतना आसान सा सवाल दिया है। और अगर यहाँ तक हो गया हो तो आइए अब हम लोग अगला सीरीज शुरू करते हैं, दैट इज आवर जीपी सीरीज। जीपी बोले तो सर जीपी नाम सुना सुना लग रहा है, कहीं मिर्जापुर वाला जीपी आता तो नहीं है? ना 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 ना, ओ कहाँ जा रहे हो भाई साहब, हैं पढ़ाई लिखाई से भटकना नहीं है, ना 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 ना, वेरी गलत वेरी गलत। वो भी जीपी था, जेपी था, मुझे नहीं पता, जो भी था। हाँ ये है जीपी सीरीज, दैट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। भैया व्हाट इज दिस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्लीज जरा थोड़ा सा डिटेल में समझाइए। हाँ इसका कष्ट कीजिए जब समझाने का, कोई बात नहीं बेटा, समझाने के लिए आए हैं, समझाने के लिए आए हैं। अब जैसे कि मैंने तुझे पहले ये बताया कि भैया एपी पहचानने का तरीका तो ये था कि उसमें मुझे कॉमन डिफरेंस देखना था। एपी पहचानने का तरीका क्या था, मुझे उसमें कॉमन डिफरेंस देखना था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मैं क्या देखूंगा, जल्दी से लिखो। कंडीशन फॉर जीपी के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि मुझे यहाँ पे देखना है आर बोले तो कॉमन रेशियो। मुझे ये देखना है कि कॉमन रेशियो क्या है। जीपी के लिए मुझे क्या चेक करना है कि कॉमन रेशियो क्या है। इसका एग्जांपल, कोई सा एक एग्जांपल लेना चाहेंगे हम, कोई सा भी एक एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं 1, 4, 1, 8, 1, 16 and so on.
भैया इसमें मुझे कॉमन रेशियो कैसा पता चलेगा? देख, कॉमन रेशियो बताने का मैं तेरे को तरीका बताऊंगा, पर उससे पहले ये देख कि इन दोनों में मुझे कॉमन रेशियो क्या निकाल के आ रहा होगा। भाई इन दोनों में कॉमन रेशियो क्या निकल के आ रहा है? भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि 1/4 में 1/2 का मल्टीप्लिकेशन किया है, 1/4 में 1/2 का मल्टीप्लिकेशन किया है, तो आंसर आया 1/8। इसमें और 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/16 आ जाएगा, उसमें और 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/32 आ जाएगा। इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये सो ऑन चलने वाली सीरीज को मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मुझे यहाँ पे कॉमन रेशियो देखने को मिल रहा है 1/2, यानी कि ये सीरीज कैसी है? जीपी सीरीज है, गधा प्रसाद सीरीज है। कौन सी सीरीज है? जीपी सीरीज है, यानी कि गधा प्रसाद सीरीज है। अब गधा प्रसाद सीरीज में हम लोगों को सबसे पहले देखना होता है कि कॉमन रेशियो क्या है। सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा कि मेरा कॉमन रेशियो क्या है। ठीक, कॉमन रेशियो अगर निकल के आ रहा है देन इट इज अ जीपी सीरीज, अदरवाइज इट इज अ कोई और सीरीज। ठीक, तो मुझे सबसे पहले बात क्या चेक करना है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, इन दो जन के बीच का नंबर, इन दो जन के बीच का रेशियो, दोनों सेम होना चाहिए। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? कॉमन रेशियो, रेशियो बिटवीन टू consecutive numbers must be same। अगर ऐसा है तो मैं जो रेशियो आएगा उसको क्या बोलूँगा? कॉमन रेशियो। और जो सीरीज बनेगी उस सीरीज का नाम क्या रखूँगा? जीपी सीरीज। भैया इसको जनरल फॉर्म बताओ। भाई इसका कोई ना कोई जनरल फॉर्म होगा। जनरल फॉर्म मतलब जिस तरीके से अभी एपी के लिए लिख के आए थे a प्लस a प्लस 2d a प्लस 3d, इस तरीके से सीरीज में लिख के आए थे। उसी तरीके से मुझे जानना है कि भैया ये जीपी के लिए कॉमन फॉर्म क्या होगा। फिर मुझे ये देखना है कि भैया मैं इसमें कॉमन रेशियो कैसे देखूंगा। जैसे अपन ने डी निकालना सीखा, उसमें कॉमन रेशियो निकालने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि कॉमन रेशियो कैसे निकालना है। उसके बाद फिर मैं इसके सम वाले फॉर्मूलाज देखूंगा और हमारा जीपी वाला टॉपिक रैप अप। तो भैया सबसे पहली बात, इसका कॉमन फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म क्या है भैया? a प्लस AR का स्क्वायर प्लस AR का जो भी है क्यूब एंड सो ऑन। यानी कि मैं इसमें ये लिख सकता हूँ कि भैया जो मेरा लास्ट टर्म बनेगा दैट विल बी ARn-1। मुझे यहाँ पे समझ में आया कि भैया मुझे कॉमन रेशियो या फिर कॉमन मल्टीप्लायर देखना है। क्या देखना है? कॉमन रेशियो या फिर कॉमन मल्टीप्लायर देखना है। इससे मैं बता सकता हूँ कि ये मेरा जीपी सीरीज है। यहाँ तक तो क्लियर है? अरे कुछ तो समझ में आ रहा होगा। हाँ भैया, ये वाली कहानी तो मुझे समझ में आ गई। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि मैं सबसे पहले ये an वाला टर्म कैसे निकालूंगा। यहाँ पे मुझे an वाला टर्म निकालना है। अच्छा, उससे पहले मुझे ये बताओ कि रेशियो कैसे निकालूं। रेशियो कैसे देखते हैं? रेशियो कैसे देखते हैं? AR यानी कि रेशियो कैसे देखते हैं। यार तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हैंड राइटिंग मेरे को लगता है थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। पिछले क्लास तक ठीक थी, आज पता नहीं क्या छोटी छोटी बना रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे होता है भैया TN अपॉन में TN माइनस में 1। कॉमन रेशियो निकालने का मतलब होता है TN अपॉन में TN माइनस में 1 वाला टर्म। ये मैं रखूँगा और मैं कॉमन रेशियो निकाल लूँगा। ये मैं रखूँगा और मैं उसका कॉमन रेशियो निकाल लूँगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इस वाले को रखो, इस वाले को रखो, डिवाइड कर दो, आंसर जो बचेगा वही तुम्हारा कॉमन रेशियो। इस वाले टर्म को रखो, इस वाले टर्म को रखो, कॉमन रेशियो जो बचेगा वही आंसर। ठीक है भैया, मुझे समझ में आ गई कि मैं यहाँ पे टर्म nth टर्म रखूँगा, उसके बाद उसके पहले वाला टर्म रखूँगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे कॉमन रेशियो मिल जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद मुझे बता दिए कि a nth कैसे निकालूँ। a nth कैसे निकालूँ? तो कुछ नहीं बेटा, a लिख, r लिख और उसमें n की पावर -1 कर दी, यानी कि a इंटू आर जिसकी पावर में n-1 हो। भैया ऐसा क्यों? देखो, पहला टर्म है जिसमें कि अभी कोई मल्टीप्लाई नहीं किया गया, दूसरे टर्म में r मल्टीप्लाई किया है, कॉमन रेशियो। तो भैया अगर ये सेकंड टर्म है तो n-1 करूंगा तो इसकी पावर बन जाएगी 1। ठीक, फिर थर्ड टर्म है, उसमें मैंने एक और बार r मल्टीप्लाई किया तो r² बन गया। तो मुझे अगर इसके बीच में कॉमन रेशियो निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा भैया? a इंटू आर n-1, यानी कि थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में से एक पावर कम करो तब उसकी जो पावर बचेगी वो उसका कॉमन रेशियो को बताएगा। भाई समझ तो आया? बात समझ में आया? हाँ भैया, ये समझ में आ गया। तो a nth में निकालना सीख गया। अब मुझे आप बताओ कि सम कैसे निकालना है। अब मुझे बता दो कि आप सम कैसे निकालना है। तो रुक जा, थोड़ा समझा। हाँ समझा, पहले इतनी चीज़ें लिख ले, फिर मैं तुझे सम निकालना सिखाता हूँ। अब यहाँ पे देख, सम निकालने में ना हमारे पास दो कहानी है। जीपी सीरीज में बात यह है कि सम निकालने की दो कहानी है।
क्यों ऐसी दो कहानी क्यों है भैया? देख, बात ये है कि हमारे पास जब हम लोग मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं किसी कॉमन रेशियो को, तो हमारे पास एक सीरीज बनेगी जिसको बोलेंगे कन्वर्जेंट सीरीज, और एक सीरीज बनेगी जिसको बोलेंगे डाइवर्जेंट सीरीज। भैया इसका मतलब थोड़ा समझ नहीं आया। देख इधर देख, समझाता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मुझे निकालना है सम ऑफ जीपी, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि जब मैं नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ तो उनका एडिशन जो है उसकी वैल्यू बड़ी हो रही है कि कम हो रही है। क्या मतलब है भैया इसका? देख जल्दी देख। अगर मैं तेरे पास एक ऑप्शन लिख रहा हूँ ए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, इस तरीके से सो ऑन। ये मेरे पास एक सीरीज चल रही है। दूसरी सीरीज भाई इसी का ना मैं रेशियो वाला फॉर्म लेता हूँ, ठीक है, इसी का मैं रेशियो वाला फॉर्म ले लेता हूँ। अब बता यहाँ पे मुझे कॉमन रेशियोज क्या है दोनों में? भैया कॉमन रेशियो निकालना ना, कॉमन रेशियो निकालना है, तो कॉमन रेशियो निकालना है मतलब ये तो कोई बड़ी बात नहीं है भैया। अब तो मैं समझ गया हूँ कॉमन रेशियो निकालना। ये देखो, आपको क्या करना है, पहले वाला टर्म पकड़ो, उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दो, आंसर आया 2। यहाँ नहीं कॉमन रेशियो, यहाँ पे क्या बन गया 2, कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या बन गया 2। भैया यहाँ पे निकालना होगा तो कुछ नहीं। ओह इधर देख ले, अपॉन में 1/2, आंसर क्या बचेगा 1/2 आया। हाँ भैया इतना तो मुझे आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि बेटे इसको ऐड करना चालू कर। हाँ भैया ठीक है, आप बोलते हो तो ऐड करता हूँ। 2 + 4 6, 6 + 8 6 + 18 16, इस तरीके से ऐड करता जाऊँगा तो वैल्यू बढ़ रही है। वैल्यू बढ़ रही है। भैया ये सीरीज कंटिन्यू है इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक। सम ऑफ जीपी निकाल रहा हूँ, जीपी में भी कहाँ तक निकाल रहा हूँ, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। मैं निकाल रहा हूँ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। मैं इन्फिनिटी तक इन नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ। तो इन्फिनिटी तक अगर मुझे ऐड करना है नंबर्स को, इन्फिनिटी तक ऐड नंबर्स करना है, तो भैया इन सबको मैं सम करता चलूँ, तो ये तो कभी अंत ही नहीं होगा। तो इसका जब सम निकालूंगा तो इसका जो सम आएगा दैट विल बी योर इन्फिनिटी, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी आफ्टर एडिशन दैट विल बी वेरी बिग। यानी कि इनका सम डायरेक्ट इन्फिनिटी आएगा, इसका सम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका सम डायरेक्ट इन्फिनिटी आएगा, इसका सम को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन भैया जब इनकी बात करेंगे ना तो इनकी वैल्यू छोटी होती जा रही है। देखो इन दोनों को ऐड कर दो आप, कॉमन रेशियो निकाल दो, इन लोगों को ऐड करो, फिर इससे ऐड करो, क्योंकि नीचे की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, ओवरऑल वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हाँ यार, अरे हाँ यार ना। तो अगर ऐसा है, ओवरऑल वैल्यू कम होने वाली है, इसका मतलब इसका सम निकालना पॉसिबल है। ओ चाचा, इसका मतलब पॉसिबल है। इसमें मैं इन्फिनाइट सम्स को ऐड करके इसका सम फाइंड आउट कर सकता हूं। तो भैया इसका सम जरा फाइंड आउट करके बताओ ना क्या आता है ना, बता देता हूं। इसका सम होता है पहले फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 माइनस कॉमन रेशियो। इसका टर्म होता है a अपॉन में 1 माइनस कॉमन रेशियो। ये है इसका फॉर्मूला। भैया इनका नाम अभी आपने क्या क्या बोला था, देख ये क्या कर रही है, अपनी वैल्यूज को एक्सपैंड कर रही है। क्या कर रही है, एक्सपैंड। तो मैं इसको बोल सकता हूँ एक्सपैंडिंग सीरीज। क्या बोल सकता हूँ, एक्सपैंडिंग सीरीज। या ये भी बोल सकता हूँ कि भैया ये क्या कर रही है, अपने आप को डाइवर्ज करती जा रही है। इसकी वैल्यू का जो फाइनल वैल्यू है दैट इज डाइवर्जिंग। तो इसको मैं क्या ध्यान रख सकता हूँ भाई, डाइवर्जिंग सीरीज। और मैं बोल रहा हूँ कि डाइवर्जिंग सीरीज और एक्सपैंडिंग सीरीज का सम जो है दैट विल बी इन्फिनिटी। इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, दैट विल बी इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे ये कैसा है भैया, ये कैसा है, कन्वर्जिंग सीरीज है। कैसा समझेगा, कन्वर्जिंग सीरीज। इसकी वैल्यू जो है छोटी होती जा रही है, यानी कि कन्वर्ज करते जा रही है, किसी एक पॉइंट पर जाकर के 0 हो जाएगी, हो सकता है। तो ये कन्वर्ज करते जा रही है। तो भैया कन्वर्जिंग सीरीज का जो वैल्यू आएगा, कन्वर्जिंग सीरीज का ये जो सम आएगा, उसको मैं निकालता हूँ a अपॉन में 1 माइनस r से, जहाँ पे a क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म। a क्या है दोस्त, मेरा फर्स्ट टर्म। उसके बाद r क्या है, मेरा कॉमन रेशियो। और ये कॉमन रेशियो या कॉमन मल्टीप्लायर कैसे निकाला जाता है, हम लोग बार बार देख चुके हैं। r कैसे निकाला जाता है, tn अपॉन में tn माइनस में 1, इस तरीके से निकाला जाता है। अब बता समझ में आया कि नहीं, बोल। ये है कहानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कहानी। अब इसके आगे देखो क्या है, इसके आगे देखो
अब इसके आगे की कहानी हम लोग देखते हैं। तो चलो अब हम लोग जीपी के ऊपर कुछ अच्छे अच्छे वाले सवाल कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारे आगे फिजिक्स में आने वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में लगने वाला है। तो भाई एक हम तुम्हारे लिए पहले आसान वाला सवाल उठा लेते हैं, है ना। इस आसान वाले सवाल के बाद फिर अपन रेंज बढ़ाना शुरू करेंगे। भैया पहला सवाल, ठीक है, होपफुली दिख रहा होगा। जरा एक सेकेंड हमको निकालना है सम ऑफ सीरीज। कौन सा सीरीज है भाई? 1, 1/3, 1/9, 1/27 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब मुझे बस इतना बता दो दोस्त, देख करके मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इस पूरे सीरीज में ये डाइवर्जेंट सीरीज है कि कन्वर्जेंट सीरीज है। डाइवर्जेंट सीरीज है तो इसका सम निकल के आएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि भैया ये डाइवर्जेंट दिख रहा है, और डाइवर्जेंट में पहचाना क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यूज़ क्या होते जा रही है? कम होती जा रही है। इसमें जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ वैल्यूज़ कैसे हो रही है भाई? कम हो रही है। तो जब मैं इसका सोल्यूशन करूँगा और जब मुझे इसका सम निकालना होगा तो इसका सम का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अरे लगा सकता हूँ ना, सम ऑफ जीपी क्या सा होता है भैया? a/1 माइनस में r, a/1 माइनस r। a क्या है भैया? यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, और r क्या है? कॉमन रेशियो निकालना है। tn पकड़, अपॉन में tn-1 कर दी। tn पकड़ भाई, कोई सा भी पकड़ ले, ये पकड़ ले, अपॉन में ये पकड़ ले। आंसर तो सबको पता है, बच्ची को पता है कि क्या बचेगा। तो जैसे इसको सॉल्व करना है यार, प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत से सॉल्व कर दो। तो भैया ये नीचे में जरा मैं एलसीएम देख तेरे लिए करके दिखा रहा हूँ, समझा? तेरे लिए देख करके दिखा। तो भैया जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 3 - 1, अपॉन में ये हो जाएगा 1। इसे लिखूँगा मैं 1/2/3, जो कि उल्टा होकर के बनेगा 3/2। दिस विल बी योर आंसर 3/2। क्या यही आंसर आएगा? बिल्कुल। तो जल्दी से बताओ, क्या तुम्हें कोई समस्या, कोई कठिनाई, कोई मुश्किल या परेशानी आई है क्या? इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है भैया। आप थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन लो, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि ये इजी वाले से तो हम बना जाएंगे। अब हम लोग इस चीज़ से फ्रेंडली हो गए हैं, तो ज़रा आप आइए और मुश्किल वाला सवाल कराइए, ठीक है। तो हम जो आयरोडेव वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे, अब वो वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं कराने के लिए एकदम तरस गया हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन अगर तुमने अभी कर लिया तो आगे जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब तुमको डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी। ये बहुत अगला क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड सम ऑफ द सीरीज। हालांकि उसमें कुछ और लिखा रहेगा, ठीक है, लेकिन तुमको सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। दैट इज mu, 2MEU। भैया ये क्या लिख रहे हो? ये तुमको ना पल्ले पड़ रहा। कोई बात नहीं बेटा, जब ये आएगा टॉपिक तब तू समझ जाएगा। जब ये टॉपिक आएगा तब तू समझ जाएगा। फिलहाल के लिए बस इसको देखता जा, ठीक। यहाँ पे e की वैल्यू इज <1, बस इतना बस तुम्हें पता होना चाहिए दोस्त। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे पास, और ये है हमारे पास सीरीज। ये जिसको जानना है, दिस इज एडवांस क्वेश्चन फ्रॉम आयरोडोव। कौन सा डोव? आयरोडोव का एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। अब जरा ये वाला क्वेश्चन लगा करके दिखाओ तब हम माने। जल्दी बताओ इसका जवाब क्या आएगा। देखो हम क्या करते हैं ना, ये सोचते हैं कि यार मेंस का पेपर हो या एडवांस का पेपर हो तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, डिफिकल्ट नहीं आएगा। अगर ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन होता तो ये उसका एक आसान क्वेश्चन माना जाता, और अगर ये मेंस में आता तो ये मेंस के हिसाब से एक एवरेज क्वेश्चन माना जाता, क्योंकि लोग सोच ही नहीं पाते कि इसमें लगाना क्या है। अब बहुत लोग इतना देखने के बाद कि ये इन्फिनिटी तक ऐड हो रहा है और ई की वैल्यू भैया <1 है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ जीपी सीरीज जैसा फॉलो होगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि उनको यहाँ पर के देख करके नहीं समझ में आ रहा होगा कि भैया करना क्या है। ठीक, अब इस जगह को देख करके तू बता दे कि भैया तेरे को समझ में आ रहा है क्या कि यहाँ पे ये जीपी सीरीज बना रहा है कि नहीं बना रहा है। भैया यहाँ पे mu था, यहाँ पे 2e मल्टीप्लाई हुआ, फिर मैं क्या और 2e मल्टीप्लाई करूँ? नहीं, तो यहाँ पे मेरा रेशियो नहीं बन रहा, कॉमन रेशियो नहीं बन रहा। तो दिस इज नॉट जीपी। ये अभी जीपी में नहीं है, मैं इसमें जीपी बनाऊंगा, देखते जा। पहले मैं mu कॉमन लेता हूँ। क्या लेता हूँ? पहले मैं mu कॉमन लेता हूँ। जब मैंने mu कॉमन लिया तो बचा क्या? यहाँ पे 2e, फिर 2e का स्क्वायर, फिर 2e का क्यूब, फिर 2e का पावर 4 या जो भी बचा होगा यार, डॉट डॉट डॉट।
ठीक है, ये बचा, देखते जा देखते जा देखते जा, ये बचा भैया। अगर मैं अभी भी देखूं और अगर मैं बोलूं कि इनके बीच में 2e एक रेशियो हो सकता है क्या, जरा सोच के बताओ, क्या यहाँ पे 2e रेशियो हो सकता है क्या भैया? अभी भी ना थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लग रहा है, यानी कि यहाँ पे भी ना कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक, पहले तो मैंने mu सबसे कॉमन निकाल लिया, तो म्यू मैंने बाहर निकाल लिया था। ठीक है, अंदर क्या बचा भैया? पहले तो अच्छा एक चीज़, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस लिखना भूल गया मैं, है ना? अरे ये वाला चीज़ का भी तो लिखेगा, हाँ सॉरी, 1 प्लस 2e, फिर 2e स्क्वायर, फिर 2e क्यूब, फिर ये। अगर भैया इन दोनों का निकालो तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो बनता, देख यहाँ पे तो e मुझे मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है, पर इस जगह पे ना 1 में अगर मैं e मल्टीप्लाई करता तो e आंसर आना चाहिए था। यहाँ पे तो 2e आ रहा है, और मैं अगर 2e मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे 2e स्क्वायर नहीं आ सकता, यानी कि दिस इज नॉट जीपी येट, दिस इज ऑल्सो नॉट जीपी। अभी भी ये जीपी के फॉर्मेट में नहीं है, यानी कि कॉमन रेशियो वाला चीज़ नहीं बन रहा। तो एक काम कर, ये एमयू था, हाँ भैया, यहाँ पे 1 था प्लस में। अब एक काम कर, इन सब में से, ध्यान से सुन, इन सब में से 2e कॉमन ले ले, 2e कॉमन ले ले, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा भैया? 1 प्लस में e स्क्वायर, ठीक, e स्क्वायर बचेगा, सॉरी e बचेगा, उसके बाद e स्क्वायर बचेगा, फिर e क्यूब बचेगा, एंड सो ऑन। अब मुझे बता, क्या ये जीपी सीरीज है? ये जीपी सीरीज है, हाँ भैया। अब देखो, अब मैंने इसमें e मल्टीप्लाई किया तो e बन गया, फिर e मल्टीप्लाई किया तो e स्क्वायर बन गया, फिर मल्टीप्लाई किया तो e क्यूब बन गया। जब मैंने यहाँ से 2e कॉमन निकाला, ध्यान से सुन, यहाँ से मैंने 2e कॉमन निकाला तो ये क्या बन गया? 1। ये क्या बन गया भैया? e बन गया, उसके बाद ये क्या बन गया? e स्क्वायर बन गया। इस तरीके से ये पूरा एक जीपी सीरीज बन गया। अब जो कि ये जीपी सीरीज बन गया है और ये इन्फिनाइट तक फॉलो करने वाला है इस चीज़ को, तो इस सीरीज को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इस सीरीज को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अभी मैंने सम का फॉर्मूला देखा है। सम का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 माइनस कॉमन रेशियो, बस मुझे यही लगाना है। तो फर्स्ट टर्म तो मेरा 1 है, अपॉन में 1 माइनस में मेरा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पर? यहाँ पर सवाल ये है कि कॉमन रेशियो क्या है भैया? यहाँ पे मैं हर बार e मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा e यहाँ पर कॉमन रेशियो है। ये मेरा जीपी का सोल्यूशन आया, ये मेरे जीपी का सोल्यूशन आया। यहाँ पे 2e बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, इन लोगों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसमें म्यू का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ज़रा सा इसको करके बता दो आंसर क्या आ रहा है, ज़रा सा इसे करके बता दो। तो ऑब्वियस ही बात है ना, देख करके तुम लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या बचेगा। इसमें आगे फर्दर ऑन सॉल्व करने की ज़रूरत तो है नहीं मुझे, और अगर हो तो बता दो, ठीक है। इसे फर्दर ऑन सॉल्व करने की ज़रूरत तो है नहीं मुझे, तुम इसको आगे लिख सकते हो और फाइनल आंसर इसका सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से हम अच्छे एरोडोव के क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुकी हैं, अच्छे भी एरोडोव के सोल्यूशन सॉल्व कर चुके हैं। पर भैया मज़ा आया और मज़े की ज़रूरत है, आनंद की अनुभूति और ज़्यादा करनी है, इसलिए एक सवाल और उठाते हैं। ठीक, एक सवाल मैं और उठाता हूँ। चलो एक सवाल तुम्हारे लिए मैं और उठाता हूँ। इसको तो सॉल्व कर लोगे ना? क्यों, इसको तो सॉल्व कर लोगे ना कि नहीं कर पाओगे? अरे बोल भाई, ये तो सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोल, सवाल हो जाएगा तो मैं आगे बढ़ूँ, नहीं होगा तो फिर मैं रुकूँ। चल अब ये फर्दर ऑन तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसके आगे तो गणित है, वो तुम कर लोगे। अब मैं तुमको अगला सवाल देता हूँ, इसके आगे मैं अगला सवाल देता हूँ। पता नहीं अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम लोगों से ये वाला सवाल आगे तो बनेगा नहीं। अगर नहीं बन पाएगा तो हमें बता देना, हम तुमको सॉल्व करा देंगे, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, मैं सॉल्व करा के दूंगा तुमको। अगली क्लास में अगर तुमसे नहीं बनेगा तो मुझे बता देना, मैं सॉल्व करा के दूंगा। अगला सवाल लिख ले भाई, ओ मेरे भाई, फाइंड सम ऑफ सीरीज है h e स्क्वायर h e की पावर में 4h e की पावर में 6h ... टिल इन्फिनिटी, और यहाँ पे e अगेन सेम पीछे वाला। भैया ये e है क्या मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये जो e है वो आखिर है क्या, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। तो देख मैं तुझे बताता हूँ। e का नंबर होता है यूलर्स नंबर, e का नंबर होता है यूलर्स नंबर।
यूलर्स नंबर क्या है भैया? इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। फिलहाल के लिए तेरे लिए यही काफ़ी है, ठीक। लेकिन यहाँ पे इस ई का मतलब अलग होता है, यहाँ पे इस ई का मतलब अलग होता है ना। इस ई का मतलब जो होता है हम तुमको बाद में बताएंगे। कहाँ पे बताओगे भैया? सेंटर ऑफ मास वाले जगह पे बताएंगे। जब सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा वहाँ पे मैं बताऊंगा तेरे को, ठीक है। चल, मैं दूसरे ई की बात कर रहा था, ठीक है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इस कारण से ध्यान दीजिएगा, ओके। कभी हम थके हुए रहते हैं तो हम गलत बता सकते हैं, गलत नहीं मतलब आगे पीछे का बता सकते हैं, हाँ ये बात है। अब भैया इसको देखा जाए तो ये भी कहीं पर भी हमको भी फिलहाल जीपी सीरीज फॉलो करते हुए नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जैसे ही मैं कॉमन लूँगा तो मुझे यहाँ पे 1 + e² प्लस में e⁴ प्लस में e⁻6 एंड सो ऑन दिखाई देगा। और जैसे ही मुझे ये दिखाई देगा मैं बोल दूँगा भैया यहाँ पे e² हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, e² हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको फर्दर ऑन मैं सिंपल सॉल्व कर दूंगा। फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 - e² और यहाँ पे h मल्टीप्लिकेशन। अब इसको तो लिख ही लेगा, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। इतने आसान सवाल आते हैं, इतने आसान सवाल आते हैं। अगर तुमसे ये नहीं बन रहा ना तो आगे की फिजिक्स कैसे बनेगी हमको नहीं पता। इतने आसान सवाल आते हैं। पर भैया आपने बोला था कि आप एच सी वर्मा से भी कुछ लोगे। देख, इसका यूज़ सेंटर ऑफ मास में तेरे को दिख गया, सेंटर ऑफ मास में दिख गया, कोलिजन के अंदर दिख गया। अब तेरे को मैं इलेक्ट्रोसिटी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेगा उसके अंदर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद जब तू ग्रेविटेशन पढ़ेगा ना उसके अंदर भी इसका यूज़ है, हाँ। कैसे यूज़ है ध्यान से देखते जा, ध्यान से देखते जा। एच सी वर्मा वाला क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं, बस मुझे 1 सेकंड दे, वो एच सी वर्मा खोलने दे मुझे बस एच सी वर्मा खोलने दे, ठीक है। हाँ, HCV। और यही नहीं, ये जेई मेंस का PYQ भी है, जेई मेंस का PYQ भी है। सवाल याद रखना, मुझे सवाल लिखने में टाइम लगेगा, मैं एक काम करता हूँ तुमको शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पे रखा हुआ है m0, ठीक। ये कोई एक पॉइंट है जहाँ पे m मास रखा है, दूसरे पॉइंट में m मास रखा है, तीसरे पॉइंट में m मास रखा है एंड टिल इन्फिनिटी m मास रखे हुए हैं। इस m मास का कोऑर्डिनेट है 0,0, इस वाले का है, एक सेकेंड, हाँ माय बैड 0,0 नहीं, r,0, 2r,0, इस वाले का है 4r,0 और एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन में रखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन में रखा हुआ है। और ये है तुम्हारा सवाल, ये है तुम्हारा सवाल। सवाल ये है कि फाइंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। फाइंड टोटल फोर्स ऑन m0, टोटल फोर्स ऑन m0। अब देख इसको सॉल्व करने का तरीका। ये सवाल कहाँ से भैया? ग्रेविटेशन से। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन तेरे को रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करेगा तब भी मिलेगा, रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करते समय भी मिलेगा, और तेरे को यही चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक चार्जेस वाले में भी मिलेगा, कूलम्ब्स लॉ के अंदर, ठीक है। देखो जीपी सीरीज तो कहीं भी बनाई जा सकती है, जीपी सीरीज तो कहीं भी बनाई सकती है। पर जिन लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं पता, मैं तुम लोगों को बता दूं कि भैया अगर कोई 2 मास बॉडीज होंगी तो वो एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है, जिस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, याद रखना। कोई भी 2 मास बॉडी इस दुनिया में होगी तो वो आपस में एक दूसरे को एक फोर्स से खींचती है, जिसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, उसको अपन बोलते हैं कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r²। ये हमको वैल्यू यहाँ पे रखनी होती है। r² क्या है? डिस्टेंस बिटवीन मास बॉडीज, डिस्टेंस बिटवीन मास बॉडीज। ऑब्वियस सी बात है ये 0,0 पे रखा होगा ओरिजिन पे। अब मुझे यहाँ पे जब निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इनके बीच में फोर्स लिखूंगा तो पहले लिखूंगा G m0 m, मुझे हर बार m0 के साथ लिखना है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ तो कॉमन रहेगा G m0 m, और यहाँ पे सबसे पहली बात आ जाएगा r²। फिर मैं लिखूंगा प्लस, है ना, सारे फोर्सेस ऐड करते जाएगा, तो G m0 m अपॉन, इस बार क्या है तेरा 2r उसका स्क्वायर, फिर प्लस में लिखिएगा तो G m0 m अपॉन में, इस बार क्या है 4r का स्क्वायर, 4r का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, सो ऑन टिल इन्फिनिटी। पहला तो तेरा ये सीरीज बनेगा, तो बस मुझे बता इतना बना कि नहीं बना, तो मुझे बस इतना बता दे कि तेरा इतना बना कि नहीं बना। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा यार तो यहाँ पे r² वाला टर्म कॉमन आएगा और यहाँ पे बन जाएगा 4, यहाँ पे बन जाएगा 16। ये बात भी तेरे को दिख रही है कि नहीं दिख रही है, मुझे इतना बता दे, बस मुझे इतना बता दे। अगर दिख रही हो तो तुझे गारंटी ये मैं बता सकता हूँ कि तू इतना बोल देगा भाई अब तक तो जो सीख के आया है कि भैया यहाँ पे मैं G m0 m अपॉन में r² कॉमन लेता हूँ, अंदर में मेरे पास फिर बचेगा पहली बात तो 1, फिर प्लस में
यहाँ से भैया मेरे पास बचेगा 1/4, यहाँ से मेरे पास बचेगा भैया 1/16 एंड सो ऑन। रेशियो देख के समझ में आ रहा है भैया कि मेरा यहाँ पे 1/4 कॉमन रेशियो निकल के आने वाला है। 1/4 मेरा यहाँ पे कॉमन रेशियो निकल के आने वाला है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ, फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 - 1/4 और यहाँ पे है Gm0 m/r²। ये दिख रहा है तेरे को? ये दिख रहा है? अगर ये दिख रहा है तो इसको जरा सॉल्व कर। तो भैया नीचे 4 में से 3 बनाऊंगा 3 और ये बन जाएगा, होपफुली मैंने सही लिखा है ना? मैंने एक बार में खट मार दिया है, जरा देख लेना यार दोस्त, है ना? बाकी तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस है मुझे, इतना तो देख ही लोगे, है ना? ये 4 में से 1 घटाएगा 3 बनेगा, उल्टा कर देगा 4/3 बनेगा। 4/3 को इससे मल्टीप्लाई करना है दोस्त, तो आंसर चला जाएगा 4/Gm0 m/r² एंड दिस विल बी योर आंसर। दिस विल बी योर आंसर। कितना आसान सवाल था, कितना आसान सवाल था मेंस का, बहुत ही आसान सवाल। हमने साथ साथ में उड़ा दिया, एक झटके में उड़ा दिया। अगर तुझे यहाँ तक मज़ा आया हो, मैंने बोला था कि जैसे जैसे बेसिक मैथमेटिक्स में लेवल बढ़ाते जाऊँगा, उसके साथ साथ मैं मेंस का क्वेश्चन भी कराते जाऊँगा। पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री देखा, वेरी इंपॉर्टेंट। सीरीज़ तेरे को आती होगी, नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, अब आती है। सीरीज़ नहीं आती होगी तो अब आती है। सीरीज़ में कोई पढ़ने वाले में मुश्किल आती नहीं किसी बच्चे को। एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, काम खत्म। कॉमन रेशियो निकालना है, काम खत्म। इसके साथ अपन बड़े बड़े क्वेश्चन उठा सकते हैं, इसके साथ अपन बड़े बड़े क्वेश्चन उठा सकते हैं। अगर तू यहाँ तक उठाने में सक्षम है तो इसके बाद तेरे को और मैं किस में दूंगा, MCQs में दूंगा, वहाँ से क्वेश्चंस को उठाते जाना। MCQs भाई DPP में मैं तेरे को और भी क्वेश्चंस दूंगा, तो वहाँ से उठाते जाना, ठीक है? और अगर तूने ऐसा किया तो डेफिनेटली तेरा जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा भाई, गारंटी है। तेरा जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बस तू इतना कर ले, ठीक? अब इतना का रुक और मैं तुझे आगे की बात बताता हूँ। अगर यहाँ तक तूने कर लिया, यहाँ तक तू मेरे को फॉलोअप करते चल रहा है, यहाँ तक तुझे समझ में आती चल रही है, तो अब मैं तुझे एक टॉपिक और बताऊँगा। एक टॉपिक और बताने के बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा और उसके बाद आज का क्लास रैप अप कर देंगे, ठीक है? बहुत लंबी क्लासेस लेने का कोई मतलब है नहीं। नया टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम बोल ले, एक्सपेंशन बोल ले, या फिर तू अप्रॉक्सीमेशन बोल ले। एक ही बात है, अप्रॉक्सीमेशन। बोल भाई, यहाँ तक तेरे को समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अरे बोल ले यार, बोल ले। हैं मोबाइल में बोल ले, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ऑनलाइन देख रहा है, बीच बीच में बोलना चालू कर दे। हाँ, घर वालों को भी लगना चाहिए कि बच्चा पागल हो गया, किससे बात कर रहा है ये वीडियो कॉल पे। कोई बात नहीं, बोल देना यार, आई एम टॉकिंग टू मेरे तो भैया, दैट्स इट। उससे ज़्यादा क्या ही बोलेगा तू? किसी और के बारे में नाम लेगा तो ऑब्वियसली पिटेगा, ठीक है? मेरा नाम ले। अब भैया इसमें करना क्या है, व्हाट इज एक्चुअल में बाइनोमियल थ्योरम? मैं तेरे को सिर्फ सिंपल सादा भाषा में बता रहा हूँ, ठीक? मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, मैं बस इस फॉर्मेट में लिख दूंगा। बस तू मुझे ये देख करके बता कि ये क्या है। दिस इज योर बाइनोमियल थ्योरम, दिस इज योर बाइनोमियल थ्योरम। ये है बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फॉर्म, ये है बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फॉर्म। अब इस जनरल फॉर्म में एक चीज याद रखना, कंडीशन ये है, इफ x इज वेरी स्मॉल, इफ x इज वेरी स्मॉल, अगर x की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये जो पावर में है वो इस x के मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। क्या बोला भैया आपने? ये जो पावर में है वो x के मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। भैया x मत बोला करो, x कुछ और वर्ड यूज़ कर लिया करो, याद आ जाती है उसकी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अपने भावनाओं को कंट्रोल में रखो। सर उसका नाम भी भावना था, ओह नो, काफ़ी दुख की बात है ये तो। इसीलिए बोलते हैं किसी ऐसी लड़की को पकड़ो जिसका नाम थोड़ा रेयर हो, लेकिन नहीं, तुम्हारी गलती है, कोई बात नहीं। चलो, पहली बात भैया ये जनरल फॉर्म है। अगर आपने ये बोला कि x की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए, क्या बात कर रहे हो, वो तो पहले छोटी है। हाँ, x की वैल्यू अगर तुम्हारी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो वहाँ पर n जो है पावर में जो चढ़ा है वो उस x के ऊपर आकर के मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। बस इतना पता होना चाहिए था। यही है तेरा बाइनोमियल थ्योरम, खत्म। बोला था एकदम छोटा सा टॉपिक है, हल्का टॉपिक है, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा ना भाई साहब, ये इतना तगड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करके देगा, इतने तगड़े डेरिवेशंस में काम आएगा कि तू उसका यूज़ करते करते मज़ा आ जाएगा।
अगर तेरे को ये बात नहीं पता होगी कि भैया 1 प्लस या माइनस में एक छोटी सी वैल्यू को रखते हैं तो उसमें पावर आके मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, अगर तेरे को ये बात पता नहीं होगी तो ग्रेविटेशन वाले में अंदर हम लोग छोटा सा डेरिवेशन करते हैं, उस छोटे से डेरिवेशन को तेरे को कभी ज़िंदगी में याद ही नहीं होगा और उसमें जो फॉर्मूला हम लिखेंगे वो फॉर्मूला तुझे कभी समझ ही नहीं आएगा। ये बात है। तो मुझे जल्दी से बता, क्या तुझे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? होपफुली समझ में आ गई होगी। मैं एक और बार बता रहा हूँ, देख 1 या प्लस माइनस में कोई भी x वैल्यू हो, उस x की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा छोटी है तो n में जो पावर होगी वो अंदर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी और जब वो अंदर आकर मल्टीप्लाई होगी तो उसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे और सॉल्व कर डालेंगे। भैया यहाँ तक तो हमको समझ में आया। बस एक बार सवाल करके जरा एग्जाम्पल दे दो। तो सवाल है मेरे पास, ठीक है, सवाल है मेरे पास, देखते जाओ, एक सेकेंड बस। सवाल है मेरे पास, मैंने सवाल ले रखा है। एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल देख। मेरे को याद नहीं था यार एग्जाम्पल, लेना बहुत टाइम हो गया, भूल गया हूँ। ठीक है, ये आजकल मेरी उम्र हो गई है तो मैं एग्जाम्पल्स भूल जाता हूँ। तो मैं एग्जाम्पल्स तेरे सामने लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। 0.05 इसकी पावर में 3। और एक और सवाल ले लेते हैं कहीं पर, कहाँ पे ले, चल एक और ले लेते हैं यहाँ पे साइड में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, मैं तेरे को समझा दूंगा। 999 अपॉन में 1 अपॉन में 3। अब बता, क्या तुझे ये दिख रहा है सवाल? ठीक है, यही है ना? हाँ बिल्कुल यही है, यही है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देख, मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा तेरे को 2 से 3 क्वेश्चन। इसके बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चन तेरे को और दिखाऊंगा। अगर तेरे को इतने में समझ नहीं आया तो तेरा कल्याण हो रखा है। ध्यान से सुनियो भैया, ये तो है 1.02। मैं इसको ब्रेक डाउन करके क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 1 प्लस 0.02 की पावर में 10। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? मुझे बस इतना बता दे। इतना लिख सकता हूँ? हाँ भैया आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैंने ये लिखा है, देख ऐसा सॉल्यूशन नॉर्मल तेरे को क्वेश्चन दे देना कि 1.02 का अगर तेरे को पावर निकालना है किसी भी चीज़ का, तो तू बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तेरी मतलब ऐसा आत्मा से बाहर आ जाएगी कि भैया इसका कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, है ना, इसकी पावर कैलकुलेट करने में तो मेरा जीवन निकल जाएगा। तो इसीलिए इस जीवन को आसान लगाने के लिए हमने बोला कि इस तरीके से समझ, 1 प्लस 0.02 की पावर में 10। अगर मैं बोलूँ कि ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है तो कोई गलत बात है क्या? नहीं भैया, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू बहुत छोटी है। और अगर ये बहुत छोटी है तो मैं इसमें लाकर के पावर को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। पावर को क्या कर सकता हूँ? मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। अरे बाबा, ये देख कर दिया मल्टीप्लाई। अब जो आंसर आएगा वो तेरा सोल्यूशन होगा। तो जरा मुझे जल्दी से बता दे कि इसमें आंसर क्या आने वाला है। बच्चे को पता है कि ये 0.2 बनेगा और फाइनल आंसर कितना बन जाएगा भैया? 1.2। 1.2 दिस विल बी योर आंसर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हैं? हम एक बार चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। मान लो चला हाँ चमको हो गया, ये देखो चमको दिख तो रहा है, दिख तो रहा है। ठीक है, दिख रहा है तो अच्छी बात है। आज अभी ओए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। ये देख, इसको क्या बोलेंगी? 1 प्लस 0.005। हाँ यार, ये वाली वैल्यू क्योंकि छोटी है, ये वाली वैल्यू क्योंकि छोटी है, मैं बोलूँगा बेटा एक काम कर, इसको मल्टीप्लिकेशन में ले आ। अरे ले आना, शर्मा क्यों रहा है? ठीक है आप बोलते हो तो ले आता हूँ। और जब लेके आए हैं ये तो मल्टीप्लाई भी कर ले, तो कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो ये आंसर बनेगा। और जब इसको मैं ऐड करूँगा तो आंसर क्या आएगा? 1.0, सॉरी हाँ सही तो आ रहा, 1.015। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। क्या भैया ये सही आ रहा है? बिल्कुल 100%, 200% यही आंसर है। इस तरीके से इनको सॉल्व करना होता है। पर भैया ये वाला बताओ, ये वाला ना थोड़ा सा ऐसा डिफरेंस लग रहा है। प्लीज़ एक बार एक काम कर, इसको 1000 माइनस में 1 लिख सकता है क्या? 1000 माइनस में 1 लिख सकता है क्या? लिख सकता हूँ भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। ऐसे तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। और अगर ये लिख सकता हूँ, मैं बोलूँगी ये वाला वैल्यू बहुत बड़ा है और ये वाला वैल्यू उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो मैं क्या करता हूँ? तो पावर का मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। हाँ या ना भाई, पावर का मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, हाँ या ना? तो बस पावर का मल्टीप्लिकेशन कर दे और तू आंसर क्या लिखेगा मुझे पता है। देख ये देख, 1000 ठीक है, मल्टीप्लाई में 1000 माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाय में 1/3, है ना? यही करेगा ना, और तेरा आंसर हो जाएगा गलत। तेरा आंसर क्या हो जाएगा? गलत। भैया ये तो चीटिंग है, आपने तो बोला था अभी अगर ये वाला वैल्यू बहुत बड़ा हो उसके कंपैरिजन में वाला वैल्यू बहुत छोटा हो तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देता है। ओ चीचा, ओ किधर जा रही हो? ऐसा बोला है क्या? ऐसा बोला है? हमने फॉर्मूला कहाँ लिखा है? देखो 1 प्लस माइनस में x, और तू क्या कर रहा है? 1000 माइनस में 1। तू बस इतना याद रख रहा भैया ये वाले वैल्यू के कंपैरिजन में वाली वैल्यू बहुत छोटी हो तो हम यहाँ पे पावर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ओ चंपक चचा, ओ चंपक चचा, यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे लिखा है 1,
प्लस माइनस में x, और अगर x की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा छोटी होगी तब ये चीज़ लगाई जाती है। तो तेरे को पहले इसको उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, समझ में आया? भैया ये तो चीटिंग है, चीटिंग है, चीटिंग है, मैं नहीं खेलूंगा ऐसे में। ओ चीटिंग थी वाली, चला जा, खेला तो तेरे को पड़ेगा ही। भैया तो इसमें क्या ही कॉमन निकालूंगा है, क्या है, कैसे करूँगा इसको, कैसे करूँ? ओह भाई बैठा ना, तेरा भाई सिखाएगा, तेरा ओह थारा भाई सिखाएगा। देख एक काम कर, इसमें से 1000 कॉमन ले ले। क्या बात करते हो सर, 1000 कॉमन ले लूँ? चलो ले लिया। तो 1000 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे बचेगा 1। हाँ माइनस में, भैया इसमें से कैसे कॉमन लेंगे? इसको बोलते बेटा डिवाइड बाय 1000 कर दे, डिवाइड बाय 1000 कर दे। इसको बोलते कॉमन लेना, जिससे भी तेरे को कॉमन लेना है उससे नंबर से डिवाइड किया करता है। ये हो गया कॉमन लेना, ठीक है, आपने बोला तो हमने मान लिया। तो ये है आपका 10 की पावर में 3, और अब ये बन गया आपका 1 माइनस में 0.001। हाँ या ना, हाँ या ना, यही बनेगा, देख लेना यार, है ना। अब भाई क्योंकि ये बन गया, उसकी पावर में मैं बोल रहा था कि सॉरी, है ना, ये 1000 की पावर में, माय बैड, हाँ सही तो लिख रहा था मैं, इसकी पावर में 1/3 ऐसा आएगा, और इसकी पावर में भी क्या है 1/3, सही है कि नहीं? अरे ओ पावर था ना भाई, तो पावर भी तो अलग होंगे, तो पावर इस तरीके से सेपरेट हुए कि नहीं हुए? अरे हाँ वो तो हम भूल ही गए थे, सॉरी। ये लो भाई, अगर इसको सॉल्व कर दूंगा तो मैं तो ये बच जाएगा 10, है ना, मल्टीप्लाई में। भैया जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या बचेगा 1 माइनस 1.3 इंटू में 0.001। अब जरा यार प्लीज़ मेरे खातिर इस वाले को सॉल्व करके इसका सोल्यूशन इसका कोई सोल्यूशन डाल देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डाल देना, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, तो प्लीज़ ज़रा इसका सोल्यूशन करके डाल देना, ठीक है। और इतना एहसान अगर आप कर चुके हो मेरे ऊपर, तो बाइनोमियल थ्योरम तो हो सकता है क्लियर हो ही गया हो। अब इसके ऊपर अच्छे गंदे सवाल जब तेरे को दूंगा तो तू उसको सॉल्व कर लेगा। जब इसके ऊपर मैं तेरे को गंदे सवाल दूंगा तो तू उसको सॉल्व कर लेगा। नहीं भैया आप अच्छे वाले कराओ ना, आप अच्छे नहीं कराते हो, आप इजी वाला करा के निकल जाते हो, बाद में हमको गंदे वाला सवाल देते हो, हमसे फंस जाता है। अरे ओ सोल्यूशन दूंगा ना भाई, कहाँ टेंशन लेता है। चलिए एक और सवाल कर, रूट अंडर में 0.97 इसकी पावर, सॉरी हाँ यही है, इसका ज़रा सोल्यूशन करके बता। अरे ओ सोल्यूशन कर ले, ठीक है आप बोलते हैं तो कर लेते हैं। भैया मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस में 0.03। क्या ये सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। अगर 1 माइनस में 0.03 करूँगा तो भैया डेफिनेटली उसमें आंसर जो आएगा दैट विल बी योर वट एवर यू वॉन्ट, यस, सो दैट विल बी योर आंसर। तो अगर मैं इसको बेटा सॉल्व करूँ और मैं इसको बोलूँ कि ज़रा इसको सॉल्व कर, तो यहाँ पे तू 1 माइनस में लिखेगा, हाफ को मल्टीप्लाई करेगा 0.03 से, सही बोल, 0.03 से मल्टीप्लाई करेगा, हाँ या ना? हाँ भैया बात तो सही है, करूँगा तो करूँगा ही करूँगा तो यही। अरे करेगा कि नहीं करेगा यार, सही से बता। हाँ भैया बिल्कुल यही करूँगा। उसके बाद जब तू इसको फर्दर ऑन सॉल्व करेगा तो ज़रा मुझे बता देना कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। मैं अगर इसको बोलूँ कि ये 30 होता तो इसका आधा कितना लिखता मैं? 0.015 लिखता ना, 0.015, यही इसका हाफ बनना चाहिए। तो ज़रा इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, तो भैया मेरे को ना वो कुछ बच्चे बोलेंगे, मैं बता रहा हूँ गारंटी, क्योंकि ना मेरे को एक्सपीरियंस है। कुछ बच्चे इसको देख करके बोलेंगे भैया इसको सॉल्व कैसे करना है, ये नहीं आता मेरे को, नहीं आता, करके दिखाओ। तो मुझे करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। देख जिसको नहीं पता वो ध्यान से सुन ले, क्योंकि तुम्हारा गणित अगर कमज़ोर है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने का जिम्मेदारी मेरा है। ये ऐसा लिखते हैं, अगर तुझे किसी ने बचपन में नहीं सिखाया तो मैं अभी सिखा रहा हूँ। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर, भैया यहाँ पे लूँगा मैं 10, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे जो मैं 10 इससे लिया था उधार, तो भैया इसके पास भी कुछ था नहीं, तो ये बचेगा ऐसा, ये बचेगा ऐसा, 9 में से 1 9, ये तुम्हारा आंसर आएगा। जल्दी कर ले सॉल्व। अगले बार से ये करके नहीं दिखाऊंगा भाई साहब, जिसको समझ नहीं आया होगा उसके लिए है, और ये वाला भी अगर तेरे को समझ नहीं आया होगा तो करके देख ले एक बार, ठीक है। प्लीज़ कोई किसका कमेंट में बता देना आंसर, ठीक है भाई साहब। बच्चे लोग को आजकल की इतनी सी मैथ भी नहीं आती। नहीं मेरे को पता है, तुम लोगों को लग रहा होगा भैया हमको तो ये आती थी, हमारे लिए तो बहुत आसान था, हम तो ऐसे ही बता देते इस चीज़ को। लेकिन बेटा सही बता रहा हूँ तेरे को सीरियसली, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं आती, लिटरली वो इस चीज़ को सोच नहीं पाते कि इस तरीके से करना होता है, लिटरली नहीं सोच पाते। मैं बता रहा हूँ तेरे को ऑन एक्सपीरियंस। ऑनलाइन में भले तुम स्मार्ट होगी,
ऑनलाइन में भले स्मार्ट हो गया, ऑफलाइन में मेरे को पता है असलियत इंसान की मुझे पता है, ठीक है, इसलिए मैं बता दिया उस चीज़ को, क्योंकि मेरे को पता था कि ये चीज़ बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो ये अगर हमारे सवाल बन गए होंगे तो हम कुछ और सवाल उठाते हैं और मैं तुमको पहले वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताता हूँ कि भैया उसका आंसर आएगा क्या, ठीक। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का बताता हूँ, कल मैं एपी या जीपी सीरीज में से कुछ क्वेश्चन दूंगा अगले लेक्चर में, और उसके बाद उसका क्वेश्चन का आंसर लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो अगर तेरे से ये जो क्वेश्चन मैं देता हूँ तेरे को एक्स्ट्रा वो बन जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और अगर तेरे को नहीं बन रहे तो तेरे को ऑब्वियस सी बात है कि और प्रैक्टिस की जरूरत है, अभी थोड़ा सा सोचने में वो नहीं आया है तेरा, ठीक है। चलो उठा लेते हैं जरा, इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, तेरे को 1 प्लस कॉस थीटा दिया था और 1 प्लस साइन थीटा दिया था, मैं उसमें से तेरे को एक करके दिखाता हूँ, दूसरे में तू दिमाग लगाना, ठीक। इतना तो तू कर ही सकता है, एक करके बताऊँगा तो दूसरे में दिमाग लगा ही लेगा, है ना, इतना तो तू कर ही सकता है। चलो ओ जल्दी से मिट जाओ इज्जत से, हाँ जान नहीं रहे तुम हमको, जानते नहीं हो क्या। चलो ये तो गया, ये तो गया। सुन, बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर मैं इसका यूज़ तेरे को कल करके दिखाऊंगा एक और, ठीक है, एक फॉर्मूला बना करके दिखाऊंगा मस्त सा, कहाँ पे फॉर्मूला में यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ होता है, कल के कन्वर्सेशन में आराम से दिखाऊंगा तेरे को। फिर कल मैं तेरे को ग्राफ पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मेरे को ऐसा मन कर रहा है कि मेरे हिसाब से ग्राफ पढ़ाना ज़्यादा सही रहेगा। कल के क्वेश्चन में ग्राफ पढ़ाऊंगा, उसके बाद कैलकुलस लॉगरिथम पावर के बाद लेंगे और कैलकुलस भर के पढ़ेंगे, भर के मतलब एकदम तगड़े तगड़े क्वेश्चन करेंगे। चला जा, क्या बताने वाला था मैं, हाँ तेरे को मैंने ये लिखाया था कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा कितना होगा, ठीक है। जिसने इसको सॉल्व कर लिया बहुत बढ़िया बात है, जिसको इसकी वैल्यूज रटी हुई है ठीक है, कोई बात नहीं, किसको नहीं आती तो मैं बता देता हूँ। आजा, तेरे को कॉस 2 थीटा का वैल्यू याद कराया होगा मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, नहीं है भैया मुझे याद नहीं है, याद दिला दो प्लीज़, इधर देख, कॉस ए प्लस बी था, कॉस ए प्लस बी में हम लोग क्या बोलते थे भैया, कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू थीटा है, तो ये ऊपर वाला फॉर्म बन के आ जाता है, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल भैया मुझे याद थी ये बात, ये तो आप रिवाइज करा चुके हो, ये तो मुझे बता चुके हो, ठीक है। अब इस कॉस थीटा वाले में मैं बोलूँ कि इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2, मैं बोल रहा हूँ कि यार ये थीटा है ना, ये थीटा बाई 2 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा कॉस, है ना, 2 इंटू में ये हो जाएगा तेरा थीटा बाई 2, हाँ या ना, 2 से 2 कैंसिल, भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आया कि नहीं आया, अरे बोल यार भैया बन तो गया, ठीक है मान गया। अब बताओ ये कॉस थीटा का टर्म में आ गया, अब कॉस थीटा के टर्म में मैं बोल रहा हूँ कि ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड 1 ऐड कर दे, ठीक है। ये लो 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जरा याद कर, तेरे को एक चीज़ बताई थी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आती है 1, याद है क्या तेरे को, इसकी वैल्यू क्या आती है 1। तो भैया मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, दिख रहा है क्या, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, जब दोनों ऐड हो रहा होगा, अरे भाई इसको क्या लिख सकता हूँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो जब दोनों ऐड हो रहा होगा, अगर भैया थीटा बाई 2 लूँगा तो मैं इसका लिख सकता हूँ सीधा 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। पर ये इसी वैल्यू लिख ली भैया, ये तो वैल्यू निकली है 1 बाय कॉस थीटा की, जब मैं इसका रूट लूँगा तो मुझे इधर भी रूट लेना पड़ेगा, तो जब मैं इधर भी रूट लूँगा तो होपफुली ये तेरे को विजिबल होगा, रूट अंडर में 1 प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू निकल जाएगी दैट विल बी योर इक्वल्स टू रूट 2 कॉस थीटा अपॉन में 2। अगर तेरी ये वाली वैल्यू आ गई तो बधाई हो, और अगर तेरी वैल्यू कुछ और आई थी अम्पू चंपू तो बेटा पढ़ लिया कर, ठीक है पढ़ लिया कर। उसके साथ एक और सवाल दे रखा था मैंने, छोटा सा सवाल था, दैट वाज अगर tan थीटा अपॉन में थीटा करें और मैं यहाँ पे बोलूँ कि थीटा की वैल्यू क्या है 10 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने तेरे को कल ही सिखाया था कि अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल हो तो tan थीटा किसके बराबर हो जाता है थीटा के, और अगर थीटा बराबर थीटा करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्त 1, आंसर क्या आ जाएगा दोस्त 1, ठीक। ये स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन से सवाल था और ये तेरा
ठीक है, इस फॉर्मूला जो सिखाया था मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला उसके बेसिस पे था। अब तो इसी तरीके से 1 + sin थीटा का निकाल करके घर में एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली उस चीज़ को वापस से कवर करेंगे। तो होपफुली यहाँ तक का तेरे को लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो वेरी गुड, आगे कंटिन्यू कर लेक्चर्स को। जिस तरीके से तू कंटिन्यू करेगा तेरा मैथमेटिक्स स्मॉल होगा, जब स्ट्रॉन्ग होगा तभी जाकर के तेरा पूरा का पूरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगा। मेरे को भी पता है बहुत लोग इस बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को उतना सीरियसली नहीं लेते, मेरे को पता है, मेरे को एक्सपीरियंस है। बेसिक मैथमेटिक्स को लगता है हमको तो आती है, अपन तो गणितज्ञ हैं, हम तो मैथमेटिशियन हैं। और जब मैथमेटिशियन लोग को फिजिक्स के सवाल नहीं बनते तब उनको याद आती है कि मैथमेटिक्स पढ़नी है। तो जैसे ही मैं इसमें फिजिक्स पढ़ाना चालू करूँगा, अपना जैसे ही मैकेनिक्स वाला पार्ट स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियस ये बात है बेसिक मैथमेटिक्स में सबको भागना पड़ेगा। तो अभी जो नहीं सीरियसली पढ़ रहा मत पढ़ो, कोई बात नहीं, और जिसको सीरियसली पढ़ना है वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है। तो तुम यहाँ आए हमसे पढ़ने के लिए और इतनी प्यार मोहब्बत से इतने देर तक बैठे रहे और इस पूरे लेक्चर को अटेंड किया, ठीक है, और अभी भी आखिरी में देख रहे हो ये बताने के बाद भी कि क्लास ख़त्म हो गई है, तो हम तुमसे दिल से कुछ कहना चाहेंगे। और उस दिल की बात को सुने बिना तुम मत जाना, ठीक है। बस ये 2 मिनट मिटा देते हैं, अब इतने से रखी गया तो 1 सेकंड और रुक जा। और हम तुमसे दिल से कहना चाहते हैं कि इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए और हमारे साथ पढ़ने के लिए यार बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय।